श्रीमती मनीषा तिवारी जी, आप अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं मनरेगा और आपका विषय है सोशल मीडिया। हैंड रेज कर रहे हैं लोग। सभी ओजस्विनी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा नमस्कार। तिवारी टीकमगढ़ से बात कर रही हूँ और मैं आप लोगों से वैसे तो नहीं मिली हूँ, लेकिन इस मंच के माध्यम से लगभग 7-8 माह से मैं आप सभी से जुड़ी हुई हूँ। इस मंच के जो पहले कार्यक्रम हुए पिछले 6-7 महीने में, वो भी मैंने रहकर होता है कि मैं भी एक ओजस्विनी मंच से जुड़ी हुई हूँ। जी, तो क्योंकि समय सीमा है इसलिए मैं मंच के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि और कल्पना दीदी और मेरी सभी बहनें, सभी को मेरा प्यार भरा पुनः नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन और सभी का पुनः आभार। अब मैं अपने विषय पर पहुंचूंगी जो कि है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक ऐसा विषय है कि जिसमें मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आजकल हमारी जिंदगी में ऐसा रच बस गया है। यदि मैं ये बातें हूँ सिर्फ युवाओं के लिए, तो ये बात उचित नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी की जिंदगी का एक अंग सा बन गया है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हम 3-4 घंटे भी सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसा फील होता है कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी हो गई, कुछ कुछ छूट गया है। जैसे दिनचर्या का कोई एक भाग मिस हो जाता है, तो 3-4 घंटे दूर रहने से ऐसे ही फील होता है कि जैसे कुछ कुछ मिसिंग है। तो अब सोशल मीडिया के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीजें होती हैं। जैसे दिन भर से हम लोग दिन भर काम करके शाम को घर लौटे, माता पिता बच्चे, संयुक्त परिवार को हम छोड़ भी दें, एकल परिवार की भी बात करें, तो एक परिवार में 4 लोग रहेंगे तो आपस में बात ना करके वो 4 लोग अपने अपने मोबाइल लेके मोबाइल में बात करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। एक घर में एक कमरे में रहकर दिन भर की अपने सुख दुख आपस में शेयर नहीं करेंगे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या जिनको हम जानते भी नहीं है अपरिचित लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ग्रुप है, 6-7 लड़कियों का, सहेलियों का ग्रुप है। इनमें से किसी 2 का विवाह हुआ महानगरों में, 2 का विवाह होकर वो विदेश चली गई, तो एक सामान्य संयुक्त परिवार में किसी छोटे कस्बे में। अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक सहेली जो कि आपके विदेश में निवास कर रही है, या उसका लाइफ स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, उसका बाकी सब चीजें, रहन सहन, पहनावा, जो भी फोटो उसमें आएंगी, और वो जो छोटे शहर में रहने वाली उसकी सहेली है और उसने ज्यों ही उसको देखा, तो उसके मन में तत्काल ही एक कंपैरिजन की भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में तो हम साथ में पढ़े थे, हमारा सबका स्तर एक ही था, लेकिन अब उसको ये फील होता है कि देखो हमारे घर में माता पिता बाकी सब लोग हैं, इन सबका डिस्टर्बेंस है, इसलिए हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं हो सकती जैसी कि हम उस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दूसरी सहेली की देख रहे हैं। इसी प्रकार से आजकल एक बड़ा प्रचलन हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग का। विवाह छोटा सा एक संस्कार है जो 4 लोगों के बीच में, कोरोना के समय हमने देखा है कि 10 लोगों के बीच में भी विवाह हुए हैं, 20 लोगों के बीच में भी विवाह हुए हैं। अनावश्यक कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास बहुत आयत धन है, लेकिन वो उसको अनावश्यक खर्च ना करके उसको किसी अच्छे उपयोग में करते हैं और एक छोटे से मंदिर में छोटा सा आयोजन करके विवाह कर लेते हैं। मुख्य है कि इसमें विवाह के संस्कार पूरे होने चाहिए, लेकिन दिखावे की दुनिया में ये है कि ये दिखावा है, वो दिखावा है, फोटो में, मीडिया में सबसे ज्यादा खर्चा केवल इन्हीं चीजों में ही होता है। चाहे भले उस 7 फेरे में पंडित जी को हम कहेंगे कि जल्दी-जल्दी मंत्र पढ़ना पंडित जी, लेकिन दिखावे में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अब ये दिखावा किस लिए? दिखावे का मुख्य उद्देश्य है सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि यदि हम सोशल मीडिया में फोटो अच्छे से नहीं डालेंगे तो फिर लोग देखेंगे कैसे उसको? और 1 फोटो 2 फोटो भी नहीं, कम से कम 25-30 फोटो, बल्कि पूरा वीडियो लोग पूरी शादी शेयर कर देते हैं। अब इसका भी दीर्घगामी परिणाम, बच्चे का बर्थडे हो, बड़े का बर्थडे, 5 स्टार होटल में मनेगा और उसके 25-25 फोटो शेयर किए जाएँगे। कारण कारण वही, ये दिखावा। अब ये दिखावा जो करता है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये दिखावा अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाता, उसके मन में, दिमाग में एक द्वंद चलता रहता हमेशा कि उसकी लाइफ ऐसी है, उसके बच्चे का बर्थडे ऐसा मना था, उसके यहाँ शादी ऐसी हुई थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे? इसके कारण या तो उसके पति से मतभेद होंगे, या उनके घर में बड़े-बुजुर्ग जो माता-पिता हैं, उनसे झगड़े होंगे, और मन में एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगा कि हम इस तरह का नहीं कर पा रहे हैं। जब नहीं कर पा रहे हैं तो दीर्घगामी इसका परिणाम ये होता है कि शुरू-शुरू में मनभेद होंगे, मतभेद होंगे, परिवार में कलह होगी, कुछ-कुछ परिवारों की परिणति होती है कि पति-पत्नी में सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, या जॉइंट फैमिली है तो ऐसा भी, पहले तो संयुक्त परिवार में 4-5 भाई हैं तो अलग-अलग रहते थे। आजकल तो ये भी ट्रेंड आप सभी ने देखा है कि माता-पिता सिर्फ एक और उनका एक बच्चा एक ही शहर में रह रहे हैं, लेकिन वो अलग-अलग घरों में रह रहे हैं। मतलब एक बहू अपने सास-ससुर को भी अपने साथ नहीं रख पा रही है। ये स्थितियाँ निर्मित हो गई हैं। तो सोशल मीडिया से हम जो देखते हैं उन सब चीज़ों को, ये सभी जानते हैं कि सभी लोग अपने अच्छे अनुभव इससे शेयर करते हैं।
यदि मान लीजिए उसको विदेश में कोई समस्या आ गई या महानगर में किसी ने उसको छेड़ा, तो वो चीज़ सामान्यतः लोग उस पे शेयर नहीं करते। उस पे शेयर क्या करेंगे? जो उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे वो शेयर करेंगे। लेकिन जो वो आभासी दुनिया है, उसको देख के ये फ़ील होता है कि नहीं, यही इनकी वास्तविक दुनिया है और वो सपनों की दुनिया तो सभी को पसंद होती है, तो लगता है कि यही दुनिया है। अब इसके बाद हम इसकी अच्छाइयाँ भी देखें, हर चीज़ की मेरिट्स, डिमेरिट्स होती है, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि विज्ञान में वरदान भी है, अभिशाप भी है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके मेरिट्स से भी आप सभी लोग परिचित हैं बहुत अच्छे से। जैसे हमने देखा होगा कुछ समय पहले चलन हो गया था मोमबत्ती का, बिजली वाली लाइट का, दीपावली पे इस्तेमाल का। लेकिन हमने एक 2 मिनट की छोटी-सी क्लिपिंग के माध्यम से देखा कि नहीं, वो गरीब बच्चा जो दिया बना रहा है, वो उसको ₹20 मिल जाएँगे, तो वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। हम सभी, यदि हमें 20 दिए की आवश्यकता है, उस क्लिपिंग का हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा असर पड़ा कि हमको अब ये लगता है कि नहीं, हमको मोमबत्ती नहीं जलाना, हमें 20 की जगह हम 40 दिए जलाएँगे। उस बच्चे को 20 की जगह ₹40 का प्रॉफ़िट हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये भी देखा है, जानते सभी हैं, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन यदि वही चीज़ आपको 2 मिनट की क्लिपिंग के माध्यम से मालूम चल जाए कि यदि हम आज अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उनको आज हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कल के दिन हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। ये चीज़ जब हमें किसी क्लिपिंग के माध्यम से मिलती है, तो उसका असर बहुत, बहुत, बहुत गहरा होता है। और ये चीज़ आप सबने देखी होगी, समझी होगी, सोची भी होगी इस विषय पर, सभी ने चिंतन भी किया होगा। हम सब्जी वाले से ₹2 का मोल-भाव करते सभी, क्योंकि बचत हमारा मूल नेचर है, मूल व्यवहार है। हम सभी लोग ₹10 की चीज़ को कहेंगे नहीं, ₹8 किलो देना चाहिए, ₹9 किलो देना चाहिए। करना भी चाहिए, हर जगह हम करते भी हैं। लेकिन जब हमने एक वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से ये देखा कि नहीं, हम वेटर जो रहता है रेस्टोरेंट में, उसको तो हम ₹50 की टिप दे देते हैं और इधर हम आते हैं। तो ये यकीन मानिए कि हम में से जितने लोगों ने इस चीज़ को देखा, इसके बारे में चिंतन किया, हमने निश्चित रूप से गरीब सब्ज़ी वाले से मोल-भाव करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि वो ₹2 ज़्यादा भी ले रहा है, तो उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसका कुछ न कुछ हमारे माध्यम से भला ही हो रहा है। तो सोशल मीडिया का सिर्फ़ अच्छा बुराई नहीं है कि उसमें देख के हमारे परिवार टूटते भी हैं। परिवारों में कुछ-कुछ संस्कार भी सोशल मीडिया के माध्यम से इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन अब कोई भी युवा, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला क्योंकि ये हमारा ओजस्विनी मंच है, महिलाएँ हैं हम सब और महिला परिवार की मूल धुरी है। यदि मैं ये कहूँ कि कोई भी परिवार महिलाएँ ही चलाती हैं, तो ये गलत नहीं है। आज के समय में हम सब जिस परिवार को बिलॉन्ग करते हैं, हमारी विचारधारा, हमारे विचार जैसे होते हैं, हमारा परिवार भी वैसा ही बनता है। अब इन सब के बाद हमें चुनना क्या है, ये हमारे परिवार के संस्कार निर्भर करते हैं। हालाँकि ये मेरा विषय नहीं है, ये पूर्व में हो भी चुका है, लेकिन मैं फिर भी आऊँगी इस बात पर कि हम जब बच्चों में ये संस्कार डाल लें कि हमें उस चीज़ से ग्रहण क्या करना है। हम सोशल मीडियाज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया से इतने जुड़ चुके हैं कि ना अपने बच्चे को उससे अलग रख सकते हैं, ना हम खुद सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं। लेकिन उस सोशल मीडिया में से हमको ग्रहण क्या करना है? उसमें से हमको अपने जीवन में उतारना क्या है? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं परिवार के संस्कार पर। और संस्कार की मूल जड़, मूल है सिर्फ महिला और सिर्फ माँ। हमने अपने घर में यदि ये देखा हो कि हमारे घर में सुबह से उठकर मम्मी टाइम से नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं, तो ना चाहते हुए भले उस उम्र में वो बच्चियाँ वो ना करें, लेकिन एक उम्र के बाद उनमें अपने आप ये समझिए, मतलब कहना चाहिए मन में फ़ीड हो जाता है कि नहीं, यही सही है, यही संस्कार है। छोटे-छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय आजकल ये ट्रेंड जनरली चल गया है, बच्चे ने रोया, थोड़ी 2 मिनट की बात हुई, "अरे बेटा मोबाइल ले लो, चुप हो जाओ। खाना नहीं खाना, मोबाइल ले लो, खाना खा लो।" हम लोगों के समय में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तब ये मोबाइल नहीं थे। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया है बिना मोबाइल के ही। तो यदि छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल की जगह उस समय कुछ ऐसा समझाया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए कि नहीं, मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, उसको हम प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को एकदम ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम दूरियाँ बना सकते हैं और सही उम्र में किस उम्र में क्या चीज़ देखना चाहिए, सही उम्र में क्या चीज़ सुनना चाहिए, किस चीज़ को देखकर हमें उससे क्या ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे परिवारों के संस्कार पर निर्भर करता है। यदि आपने अपने घर में ये देखा है कि परिवार में किसी त्योहार पर हमारी माँ हमारे घर के काम वालों को बहुत अच्छा, जैसा हम खाते हैं वैसा ही भोजन प्रदान करती हैं, उसको मिठाई भी देती हैं, उसको कपड़े भी देती हैं। हो सकता है उस समय हम उनकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन जब एक समय हम घर की महिला, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम घर के वर्चस्व में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर भी वही भावनाएँ आ जाती हैं, क्योंकि मूल संस्कार तो हमारे बचपन से ही आते हैं, सोशल मीडिया सेकेंडरी है। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस परिवार में छोटे परिवार के साथ माता-पिता, दादा-दादी सभी शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से माँ। तो उन संस्कारों से यदि आप बच्चों को इतना परिपक्व कर दें कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो चाहे सोशल मीडिया कितना ही प्रभाव डाले, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितने अच्छे और बुरे लोग आ जाएँ, चाहे वो कितने ही बड़े शहर में बाहर पढ़ने के लिए चला जाए, लेकिन बच्चा वही करेगा जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए अच्छा है।
अब क्योंकि समय सीमा है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना दीदी का बहुत बहुत आभार मुझे इस मंच में जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। परिचर्चा का सत्र समाप्त हो गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती रितु भार्गव जी को अतिथि परिचय हेतु आमंत्रित करती हूँ। रितु जी शासकीय शिक्षिका है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर है और आप पर मातृशक्ति मंच का दायित्व है। रितु जी। धन्यवाद अंजना जी। सभी को सादर नमस्कार। ओजस्विनी विचार मंच की इस मासिक परिचर्चा में आप सभी बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं अतिथि परिचय से पहले एक परिचय देना चाहूंगी। कल्पना दीदी बैतूल जिले से हमारे बीच में मीरा दीदी जुड़ी हुई हैं, तो इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अभी आगे आज भोपाल से हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, जो पिछले 40 वर्षों से समाज व साहित्य के लिए समर्पित रही हैं। आपके द्वारा की गई कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, कहानी, नाटक, बाल साहित्य एवं समीक्षात्मक लेखन आदि सम्मिलित हैं। आपको आपके व्यक्तित्व व साहित्य के लिए अनेकों सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें विद्वोत्तमा साहित्य शिरोमणि सम्मान, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, पवैया पांडुलिपि एवं शिक्षा निधि सम्मान, राष्ट्रीय राष्ट्रबंधु सम्मान, निराला साहित्य सम्मान, भीमराव अंबेडकर सम्मान और महिला शिरोमणि सम्मान भी सम्मिलित है। आपके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच पुलकित हैं हम आज। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दूसरा परिचय भी हमारे बीच है। हमारी मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर से हम सबके बीच उपस्थित हैं राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत सह कार्यवाहिका सुश्री भारतीय कुशवाहा जी। आपने राष्ट्र सेविका समिति के अनेक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है एवं बस्ती क्षेत्र में बस्ती के सुविधा विहीन बच्चों की शिक्षा व संस्कारों के लिए समग्र क्रांति गुरुकुल विद्यालय का संचालन भी किया है। आपके लिए भी दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है आपका बहन। एक दो पंक्तियां और भी कहना चाहूंगी इनके लिए। जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को हम अकुलाए। तीसरा परिचय हमारे बीच में है हमारी आदरणीय सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आंगन का वट वृक्ष, हाँ यानी कि हमारी ओजस्विनी विचार मंच की संरक्षिका, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने गुरु के व्यक्तित्व को अपने मुख से बखान कर पा रही हूँ। परम श्रद्धेय प्रोफेसर राजरानी शर्मा सेवानिवृत्त प्राध्यापिका हिंदी विषय से हैं। हिंदी विषय में अध्यापन कार्य की लगभग 36 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। आप लेखक, समीक्षक, चिंतक, वक्ता, शोध निर्देशक, सक्षम मंच संचालक और सलाहकार आदि के रूप में पहचानी जाती रही हैं। रामचरितमानस का शैली वैज्ञानिक अध्ययन विषय पर 1985 से आगरा विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त की है। आपके द्वारा अभी तक 20 शोधार्थियों को शोध में मार्गदर्शन प्रदान किया जा चुका है। हिंदी कविता, कहानी लेखन, ललित निबंध लेखन और सभी वैचारिक आलेख लेखन और सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हो चुका है। आपके लिए भी दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता लक्ष्य। धन्यवाद। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नमस्कार। धन्यवाद रितु जी। अब आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक साहित्यकार है, उन्हें मैं अतिथि उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कल्पना जी को बहुत बहुत आभार इस मंच से जोड़ने के लिए और आमंत्रित करने के लिए।
एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि मेरी तबीयत आज बहुत खराब हो गई और मैं पूरा सबका सुन भी नहीं सकी। फिर भी 2 शब्द सभी को, जो कुछ मैंने सुना, थोड़ा सा देखा, जो समझा। परिवार, संस्कार, प्रतिभा पलायन, सोशल मीडिया, इस सब पर बहुत अच्छी परिचर्चा हुई। परिचर्चा में जितना कुछ मैं सुन पाई बहुत ज्ञानवर्धक था। निश्चित तौर पर ऐसी परिचर्चाएं हर हाल में कारगर होती हैं। यदि हम गहराई से परिवार से जुड़े रहकर बच्चों को संस्कारवान बनाएं तो निश्चित रूप से हम सब एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस सार्थक परिचर्चा से जुड़े रहकर सोशल मीडिया पर जो अच्छी बातें हैं उनको चयन कर संस्कारों में ढालते हुए एक सुंदर नींव का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय महिलाएं विशेष रूप से संस्कारों से जुड़ी हुई एक नवजीवन बच्चों को देती हैं, नए संस्कार देती हैं, दिशा दिखाती हैं, और इस तरह से हम दिशा दिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और इस सफल आयोजन के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बधाई और बहुत बहुत आभार आपको इस मंच से जोड़ने के लिए। निश्चित रूप से कल्पना जी से अनुरोध है कि कभी फिर मुझे मंच पर अवसर दें, फिर मुझे इससे जोड़ें और आगे पर चर्चाओं को हम सुन सकेंगे। आज मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, तो आज इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर वंदना मिश्रा जी। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। अब आज की मुख्य वक्ता जो कि इंदौर से जुड़ी है सुश्री भारती कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजना जी। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, अध्यक्ष के रूप में राजरानी शर्मा जी, और आप जो स्वयं संचालन करता है अंजना जी, और समाज को दिशा देने वाले और इस समाज की मानसिकता को बदलने वाली प्रबुद्ध बहनों का बहुत अभिनंदन और सभी को बहुत नमस्कार। आज इतना सुंदर विषय सभी ने रखा। हम सभी जानते हैं और सब इस बात को कभी न कभी सभी ने सुना होगा कि ईरान रोम मिश्र मिट गए जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। विश्व में अनेक संस्कृतियां थी जो कभी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। भारतीय संस्कृति अजेय है, अक्षुण्य है, कालजयी है और अमर है। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण जो है वो है इसकी संवेदनशीलता। हमारा कल्याण मंत्र है, आप सभी जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी प्रसन्न दिखाई दे, कोई भी दुखी दिखाई न दे। यह भाव भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त संसार के किसी भी देश की संस्कृति में नहीं पाया जाता। जो विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले मनुष्य ही नहीं तो प्राणी मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु सभी के हितों की चिंता करती है, सभी के भले का ध्यान रखती है। ऐसी क्या बात है? उसका मुख्य कारण यह है कि यह जो संस्कृति है वह संस्कारों का समुच्चय है। मेरी आवाज आ रही है अंजना जी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी 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 जी। तो ये संस्कारों का समुच्चय जो हमारी संस्कृति है, क्या बात है कि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति संस्कारों पे टिकी है। और ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार परिवार में निर्माण होते हैं और स्त्री जो है वह इस परिवार की धुरी है। बहनें अपने परिचय में कई बार कहती हैं, दीदी हम केवल एक गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं। तो मैं यही कहती हूँ, आप सभी इसी विचार से सहमत होंगे कि घर कब हाउस बन गया और गृहिणी कब वाइफ बन गई, हम समझ ही नहीं पाए।
गृहिणी का अर्थ होता है पूरा घर जिसका ऋणी हो वह गृहिणी है। तो परिवार व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है और स्त्री उन संस्कारों को अपने ऊपर धारण करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित करती है, उसको लेकर भी चलती है। यही तो कारण है कि 20 साल 25 साल एक परिवार में रहकर जब वो विवाह करके दूसरे परिवार में जाती है, सारे रिश्ते नए होते हैं। वह किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की ताई जी होती है, किसी की बहू होती है और सब रिश्तों को वो उतने ही अच्छे से निर्वहन करती है, क्योंकि वह दोनों कुलों का उद्धार करने वाली होती है। अब परिवार की यदि वह धुरी है तो परिवार संस्कारित होता है तो समाज संस्कारित होता है और समाज संस्कारित होता है तो राष्ट्र संस्कारित होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज चरित्रवान, बलवान, शौर्यवान और सभी दृष्टि से स्वस्थ हो, तो उसके लिए हमको परिवार में ही प्रयास करना होगा। यदि परिवार में हम प्रयास करेंगे और उस तरह के संस्कारों को हम अपने बच्चों को अपने परिवार में हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यदि देंगे, तो अपने आप ही इस बात को मानकर चलिए कि यदि हम जी देखो ये किसी की आवाज आ रही थी। तो यदि हम इस तरह की धारणा बना के चलते हैं तो एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में और अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार दे सकते हैं। केवल बच्चे को जन्म देना यही माँ नहीं है। हमारे अंदर मातृत्व का भाव है तो हम माँ हैं और उसके लिए हम ऋणी है हमारे ऋषि मुनियों के, जिन्होंने हमें वैज्ञानिक जीवन पद्धति प्रदान की है। अभी इस बात की चर्चा हुई भी है कि 100 वर्ष की जब आयु थी तो इस हमारे भारतीय जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया था। यानी प्रथम आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसको वहां जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। वहां सामाजिक, आर्थिक और सुदृढ़ राजनीतिक और पारिवारिक व्यवस्था के संस्कारों का बीजारोपण होता था। उसके बाद जो ज्ञान वहां अर्जन होता था उसका गृहस्थ आश्रम में प्रयोग होता था। गृहस्थ आश्रम तो तीनों आश्रमों का आधार है। उसी के आधार पे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसी के आधार पे संन्यास आश्रम चलता है और उसी के आधार पे वानप्रस्थ आश्रम टिका होता है। तो गृहस्थ आश्रम अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस आश्रम में धार्मिक आधार पर की जाती है। विवाह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं, यह एक पवित्र बंधन होता है और यह दो परिवारों के बीच में होता है। यह मातृ पितृ ऋण चुकाने का माध्यम है तथा इस सृष्टि के संचालन हेतु नई संतति को इस धरती पर लाने की पुण्यदायी परंपरा है। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, फूफा जी, इन रिश्तों की आत्मीयता की अलग गरिमा होती है। बड़ों के बीच रहकर बच्चों के मन की ग्रंथि खुलती जाती है। वे मुक्त होकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करते आए हैं, क्योंकि अब जो परिवार हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, सिमट गए हैं। परंतु पहले जब परिवार बड़े हुआ करते थे तो माँ से यदि डांट पड़ती थी तो दौड़कर बच्चा दादी की गोदी में, दादाजी की गोदी में छिप जाता था और वो सारी शिकायतें वहीं हो जाती थी। मन का सारा तनाव निकल जाता था, बच्चा मुक्त हो जाता था और फिर बाद में दादी के द्वारा माँ को थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती थी। बस इतने में बच्चा खुश और परिवार में आत्मीयता बनी रहती थी। इतने बड़े परिवार हुआ करते थे। हम कहते हैं परिवार अर्थात परितः इति वर्तते। हमारे आसपास जो भी कुछ है उसको अपने में समा लेने की जो भावना है वही परिवार है। आसपास की जो परिधि वह विशाल हो सकती है। उस घर में रहने वाली गृहिणी का मन जितना उदार होगा, उसके परिवार की परिभाषा उतनी उदार हुआ करती थी। अपना परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, घर में आने वाले पेड़ पौधे, गौशाला में रहने वाली गौएं, सभी की चिंता करना, सभी का ध्यान रखना, परिवार में एक साथ रहने वाले व्यक्तियों में एकात्म भाव रहता था।
संवेदनशीलता और आत्मीयता इतनी तरल होती है परिवार में कि एक पैर में कांटा चुभता है एक व्यक्ति के तो दूसरे की आंख में आंसू आ जाते हैं। परिवार परस्पर सहयोग प्रेम से संपूर्ण एक दूसरे का साथ देता है। परस्पर त्याग सहयोग सहनशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत प्रगाढ़ होती है, परंतु कालचक्र की गति से जो भी कुछ हुआ, इतनी मजबूत परिवार संस्था भी क्षीण अवस्था को प्राप्त हुई। इसके बहुत सारे कारण अभी सभी ने गिनाए, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से विषय रखा, परंतु ऐसा क्या कारण है कि हम आज इस परिवार के बारे में बात करने को विवश हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति वो कुछ भी हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो, शिक्षा का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति जो चली आ रही है उस शिक्षा ने मनुष्य को मशीनी बना दिया है। और हमारी विवशता है सभी की, क्योंकि हमको उसी शिक्षा के प्रति हमने भी वही पढ़ाई की है और आज हम अपने बच्चों को शिक्षा भी वही दे रहे हैं। परंतु क्या कभी ऐसा हमने सोचा कि उस शिक्षा के साथ साथ यदि हमारे घर की बहनें अध्यात्म की कुछ छोटी शिक्षा, थोड़ी सी भी शिक्षा यदि हम दें तो वह बच्चा जीवन में बहुत आत्मविश्वासी होगा और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए परिवार के सभी लोग सक्षम होंगे, बच्चा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास परिवार में रहकर बढ़ता है। परिवार का प्रेम वह रसायन है जो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। यदि हम यह सब करने लगते हैं तो शिक्षा कुछ भी हो, परंतु हम उस शिक्षा की पूर्ति उस बात से कर सकते हैं। क्या हम अपने परिवार में कोई त्योहार मनाते हैं तो हम अपनी बेटी को ऐसा बोलते हैं क्या कि हाँ आज हमारे घर में यह त्योहार है तो तुम थोड़ी सी मेरे साथ तैयारी करवा दो। यदि हम उसका धीरे धीरे सहयोग लेना शुरू करते हैं तो उसके मन में ये जिज्ञासा अवश्य जागती है कि आज तुलसी विवाह है तो ये क्यों है, या आज हरताली तीज है ये क्यों किया जाता है, या करवा चतुर्थी है, या नामकरण संस्कार है, हरतालिका का व्रत है, रज्जगा है, या हल्दी कंकु है, क्यों? तो हम खुद यदि थोड़ा सा समय निकालकर, मेरा मतलब परिवार की महिला से है, यदि थोड़ा समय निकालकर उनको इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी उनकी जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करेंगे और उस जिज्ञासा को शांत करेंगे तो हमारी संस्कृति के लिए हमको इतना अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारी अगली पीढ़ी उतनी ही संस्कारित बनी रहेगी। उसमें कभी भी हम देखते जा रहे हैं ना कि यदि मान लीजिए नौकरी के कारण अभी ये विषय आया भी कि दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, छोटे छोटे मकान हो गए हैं, उसके कारण भी लोग अलग अलग रहने लगे हैं, तो दूसरे स्थान पर चले जाना, माता पिता से दूरी हो जाना, यह भी एक कारण है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के दादा दादी, हमारे माता पिता, जैसा कि एक बहन ने अभी कहा था, यदि हम उनका सम्मान करेंगे, हम हमारे बच्चों को बताएंगे कि ये वो हैं जिन्होंने हमारे कारण, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के कारण या हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के कारण अपने जीवन का एक एक क्षण तपस्या की है। तब बच्चे उनकी गरिमा को भी समझेंगे और उस गरिमा को समझकर वो उनका सम्मान करेंगे और उनके सम्मान में हमारा सम्मान छुपा है, इस बात का हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये बात दूसरों को भी बताने, ये बहुत अच्छा है कि इतने लोग इसमें जुड़े हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ कि इतनी प्रबुद्ध बहनें जो समाज के बारे में इतना सोचती हैं, जो इतना दिशा देने की क्षमता रखती हैं, वो सारी बहनें इतने अच्छे विचार रख रही हैं। तो मुझे लगता है, तो मुझे अरे बीच में मोनू मामा से बोलो ना यार, मत मेरी बैठक ही गड़बड़ कर दी उनने पूरी। अरे यार क्या करा है, ये पूरा गड़बड़ी कर दिया मुझे। मोनू मामा को मना करो ना यार। क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में एकदम व्यवधान हो गया। मेरी आवाज आ रही है अंजना जी?
जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अरे वो बीच में व्यवधान हो गया किसी का फोन जी आने से। मैं जी क्षमा जी, कोई चाहती बात हूँ नहीं, सभी से। कोई बात जी। नहीं। अरे यार, ये मना आप करो ना यार। अरे आप मना। एक बार फोन रिसीव करके मना कर दीजिए उनको। हाँ, मैं मना करती हूँ दीदी। जी 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 जी। अ, क्षमा चाहती हूँ, बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ उसके लिए। भारती कुशवाहा जी, मैं पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपनी बात जारी रखें। जी भारती जी, आप मुझे सुन रही हैं? जी। ज्वाइन नहीं की अभी। अच्छा। अभी उन्होंने छोड़ दिया है अंजुमन जी। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, या तो, या फिर हाँ, 2 मिनट रुक जाइए दीदी। हाँ, इंतजार कर लेते हैं। हेलो। जी जी जी। मैं जी, क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, बीच पुनः में आपका स्वागत है। व्यवधान हुआ। जी जी। जी तो विशेष बात यह है कि हम सब जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि परिवार व्यवस्था जो टूट रही है, परिवार की भूमिका जो कमजोर हो गई है, उसके लिए हम क्या करें। इस निराशा और आत्महीनता का जो वातावरण पूरे समाज में, हम सब उसके लिए चिंतित हैं। तो नर से नारायण वाली, व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा करवाने वाली परिवार संस्था को अभंग रखना हम सबका दायित्व है। इसीलिए तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग ना। पर मेरा आप सब से करबद्ध निवेदन एक और है कि आप सब इतनी चिंतित हैं, समाज को इतनी अच्छी दिशा देते हैं, तो मेरा एक आग्रह और आप सभी से है कि यदि हम अपने, मैं कल्पना जी से भी अनुमति चाहूंगी कि यदि जहां जहां से आप लोग जुड़े हैं, यदि वहां वहां यदि आनंदी परिवार का इस तरह का कार्यक्रम यदि हम लेंगे, तो हमारे इस जो परिचर्चा है और ओजस्विनी विचार मंच है, जिसकी कल्पना जी पूरे विभाग की प्रमुख हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। हम परिवर्तन बहुत जल्दी से कर पाएंगे। कल्पना जी, मैं जी उसका वो रखूं क्या, कैसे लेते हैं सर? हाँ जी 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 दीदी, बताइए, मैं भी ठीक। कहने वाली थी हाँ बाद में, आप बताइए। जी जी। जी, आप बताएंगे क्या? तो मैं नहीं नहीं, आप बताइए दीदी। मैं तो जी सबसे आग्रह करने वाली थी, पर आप बताइए जी कैसे जी करना है। जी 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 बिल्कुल। मैं थोड़ा सा और समय आप सभी का लूंगी कि ये एक आनंदी परिवार एक कार्यक्रम है। जैसा आप अभी हम चिंता कर रहे हैं जिस बात को लेकर, कुटुंब प्रबोधन, उसी का नाम है आनंदी परिवार। और राष्ट्र सेविका समिति उस आनंदी परिवार का कार्यक्रम प्रत्येक प्रबुद्ध बहन से आग्रह करती है उसका कि वह अवश्य ले, ताकि हम समाज में जैसा चाहते हैं वैसा वातावरण पुनः बन सके। तो 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम होता है और इसमें 3 वक्ता रहते हैं और वे अपना विषय रखते हैं। तो पहला जो विषय रहता है, अधिकार नहीं कर्तव्य, ये विषय है पहला। क्योंकि जो मुख्य बात है, जहां से सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और संघर्ष शुरू होता है, वो कारण ही ये है कि कर्तव्य मेरा कुछ नहीं है, अधिकार ही मेरा सब कुछ है। जबकि हमारे यहाँ तो कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। परंतु ये विषय रखना सबके सामने जरूरी है कि अधिकार नहीं कर्तव्य। दूसरा विषय है कैरियर और परिवार जीवन में संतुलन। कैरियर और परिवार जीवन में संतुलन। क्योंकि जब हम कैरियर, हमारे जब सब पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित बहन हमारे, बेटी यदि शिक्षित है तो चाहती मेरा परिवार कैरियर बने, कैरियर बने तो मैं अभी विवाह नहीं करूंगी। और विवाह नहीं होता है तो आजकल जो अभी बात एक बहन ने रखी थी कि जिस तरह का लिव इन रिलेशनशिप जो हमारी संस्कृति पे कलंक है बहुत बड़ा, वो शुरू होता है। तो कैरियर भी बने और परिवार भी चले, इस तरह का विषय रखते हैं।
कैरियर और परिवार जीवन में हम कैसे संतुलन स्थापित करें, यह दूसरा विषय है। और तीसरा है मुख्य वक्ता का जो विषय रहता है वह है धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्यों धन्य है, ये विषय बहुत आवश्यक है रखना। तो इसमें और एक चर्चा रहती है जो आयु वर्ग के अनुसार ही ये सारी चर्चाएं रहेंगी, आयु गठ के अनुसार। उसमें दादा दादी को भी बुलाएंगे, उसमें पति पत्नी को, मतलब युवा बीच की आयु के लोग होंगे, और ऐसे भी होंगे बच्चे जो विवाह योग्य हैं, उन बच्चों को भी बुलाएंगे, उन बेटे बेटियों को भी बुलाएंगे, और छोटे भी बच्चे आएंगे, उनके सामने रखेंगे जो विषय हो गया पर्यावरण। ऐसा तो इस तरह इस विषय को लेने का है। और यदि आप सब सहमति दें, यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कल्पना जी को भी बताइएगा कि हाँ ये विषय, यदि हम देखिए कितना विस्तार हो जाएगा इस कार्यक्रम का, आपके विचारों को एक बहुत विस्तृत वातावरण भी मिलेगा और विस्तृत समाज भी मिलेगा, और लोगों को आपके इतने सुंदर विचारों से लाभ होगा। ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध था। यदि आप सब इससे सहमत होंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप सब चिंतक हैं, समाज के लेखक हैं, आप मीडिया प्रमुख हैं, मीडिया के माध्यम से भी इस बात को कहते हैं, आप समाज को दिशा देते हैं। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि आप सब यदि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को छोटे छोटे समूह में ही ले सकते हैं, 25 परिवारों के बीच में हो गया, अपने परिचित 25 परिवारों, उनको बुला लिया, उनसे पहले चर्चा हो गई कि आनंदी परिवार आज सभी चिंतित हैं समाज में। ऐसा नहीं, आप किसी से भी बात करें, उनको लगता है सच में वातावरण कितना बिगड़ रहा है। अभी आप देखिए समलैंगिक विवाह का कितना बुरी व्यवस्था लागू हो जाती यदि सारी बहनें हम सब मिलके उसका विरोध नहीं करती तो, है ना। स्थान स्थान पर बहनों ने इस तरह के ज्ञापन दिए हैं, लाखों की संख्या में देश में, उसमें आप भी शामिल हुए होंगे, तब जाके वो कानून नहीं बन पाया। नहीं तो कहाँ जाती हमारी संस्कृति, क्या होता हमारे बच्चों का भविष्य। हम सब यदि इस विषय को सोचेंगे तो जरूर अपने स्थान पर, आपके तो बहुत परिचित होंगे, अपने स्थान पर इसको लेने का प्रयास करेंगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार उद्बोधन सुश्री भारती कुशवाहा जी, और बहुत अच्छी शुरुआत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग्। बहुत सुंदर। अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर डॉक्टर राज रानी शर्मा जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो सदैव की तरह हमें अपने अनमोल वचनों से लाभान्वित करें। सभी को सादर अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम, और सभी को विजयश्री की बधाई। आज जो माहौल है सनातन की जीत का माहौल है, और ये जो कार्यक्रम है वो सनातन के सम्मान का कार्यक्रम है। तो मैं इस कार्यक्रम, इस मंच की प्रमुख कल्पना जी को, नीलम जी को, आदरणीय ऋतु जी को, और मंदाकिनी जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी प्रिय अंजना जी को, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो थोड़ी अस्वस्थ भी थी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वंदना मिश्र जी, और जो मुख्य वक्ता भारती जी को मैं प्रणाम करती हूँ। कितना सुखद संयोग है कि आज हम इस सनातन से जुड़ी हुई इस एक विसंगति पर चर्चा कर रहे हैं। विसंगति माने जो आधुनिकता की देन है। वैसे तो हम आज बहुत प्रसन्नता के वातावरण में हैं, और कभी हमने आशय का सूत्र नहीं छोड़ा। आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष का काम होता है सभी के उद्बोधनों का समाहार करना। तो मैं कहूंगी कि संचालन से लेकर, गीत से लेकर, और एक एक उद्बोधन, अब समय मेरा चला जाएगा अनमोल, तो मैं सभी का इस सांकेतिक रूप से कहूंगी कि जिसने भी प्रस्तुति दी है इस मंच पर वो सर्वोत्तम ही दी है। आप सबको प्रणाम करती हूँ। और विशेष बात ये कहनी है, कल्पना जी ने इतना सुंदर मंच ने ये विषय रखा
आपने मोदी जी का G20 कार्यक्रम सुना होगा। उन्होंने 3 सूत्र दिए थे। क्या सूत्र दिए? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, ये आज का नहीं है। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो युग युगों के चिंतन को नवीनीकरण करके प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि हम अर्थ की चिंता लेकर चलते हैं, ब्रह्मांड की चिंता, ग्लोब की चिंता लेकर चलते हैं। विश्वव्यापी हमारे दृष्टिकोण है। एक वक्ता ने कहा भी था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो यही बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में एक मुख्य विषय है कुटुंब। और हमारे कितने औपनिषदिक चिंतन है। जो कहा भी था अंजना ने या कौन से वक्ता ने ये बोला, ये वाला, अयम निष्परावेति गणना लघु चेतसाम। संसद, पुरानी वाली संसद में मैं गई थी, बड़ा दूर से बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा ये श्लोक लिखा हुआ है, गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आज हम ग्लोबल विलेज की बात तो आज कर रहे हैं, हम तो पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, परिवार की बात नहीं कर रही मैं। देखिए, आज जो हमारी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता जी ने जो बोला कि कब वो स्त्री, कब होम से हाउस बन गया, गृह कब हाउस बन गया, और कब जो स्त्री थी वो वाइफ बन गई, यही केवल परिवर्तन है। हम फैमिली 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 कहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारी दादी नानी कुटुंब कहती थी। कुटुंब को पाल रहे हैं, कुटुंब को, ये आपने भी सुना होगा। बहुत बड़ा निहितार्थ है इसमें। कुटुंब में चींटी से लेकर बड़े से बड़ा जीव हाथी तक भी आ जाता है। वो प्राणी मात्र, भूत मात्र हमारा कुटुंब है। बहुत बड़ी हमारी संकल्पना है कुटुंब की। मैं बधाई देती हूँ ओजस्विनी मंच को कि आज ये विषय हम प्रबोधन की बात कर रहे हैं। फिर जब विचार की स्तर पर आते हैं तो उसे छोटे रूप में मैंने बताया कि हम कितने व्यापक दृष्टिकोण में सोचते हैं, और हमें व्यापक दृष्टिकोण में सोचना ही चाहिए। यदि हमारे विचार आचार बनते हैं, जो अगर विचार मस्तिष्क में आ गया, समझ लीजिए वो ब्रह्मांड में आ गया। आपने किसी से व्यक्त नहीं किया तो भी वो ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। मैं आपको एक बहुत वैज्ञानिक सत्य बता रही हूँ। इसलिए किसी से भी सतर्क ना होइए, केवल अपने विचारों से सतर्क होइए। विचारों के प्रति सात्विक रहें, विचारों के प्रति पवित्र रहें, विचारों के प्रति ऊर्जावान रहें, और विचारों के प्रति सकारात्मक रहें। ये जो आज की जीत का परिणाम आप देख रहे हैं, हम लोग, माने मैं यहाँ पर इसको राजनीतिक उसमें नहीं ले जाना चाहती, उसमें से सार रूप में अपना संदेश लेना चाहती हूँ जीवन का। सकारात्मकता ने ये स्थितियां पैदा की हैं, कल्याण की भावना ने ये स्थितियां पैदा की हैं, और भाषा के प्रति सतर्कता जो हमारे प्रधानमंत्री जी की है। वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई जातिवादी नहीं है, मेरे लिए तो स्त्री जाति है, मेरे लिए तो निर्धन की जाति है, मेरे लिए तो जो दुखी है, जो निर्धन माने वो उसकी जाति है, युवा की मेरे लिए जाति है, किसान की जाति है। आज सोचिए उनका चिंतन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, विशाल चिंतन रखें। कुछ बातें यहाँ मैं आपसे बांटूंगी। जो हमारा दुख दर्द है, वो दर्द केवल और केवल आधुनिकता का है। आदरणीय जनक कुमारी जी ने कहा, नेट को मैं बधाई देती हूँ। अब नेट के सुख हम ले लेंगे, दुख कौन लेगा? तो वो नेट हमारे अंदर, हमारे यहाँ सोशल मीडिया लाता है, नेट हमारे यहाँ गूगल लाता है। अब हमारे बच्चों के लिए गूगल गुरु है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो दादी अम्मा का ज्ञान नहीं, व्हाट्सएप का ज्ञान चलता है, आधुनिकता का ज्ञान चलता है, और हम अनुकरण के ऊपर चले जाते हैं। व्हाट्सएप में एक संदेश आया, उसी को मानने लगते हैं। तो ये आधुनिकता के सारे दर्द हैं जो हम सोचते हैं परिवारों में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहूंगी, हम आशावादी सनातनी संस्कृति के दीप हैं, मशाल हैं। हम अपनी हार नहीं मान सकते। कुछ चीजों को सजग रहने के लिए मैं कहती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमें सर्वथा सजग रहने का ईश्वर की ओर से संकेत मिला है, क्योंकि हम जीवित प्राणी हैं। हम कैसे सो सकते हैं? एक पल भी नहीं सो सकते, सजग हुए बिना नहीं रह सकते। हमें हर समय सजग होना है। जैसे शब्द के ऊपर उन्होंने आदरणीय मुख्य वक्ता महोदया ने बताया कि हाउस वाइफ ना कहें,
गृहिणी गृहमिति उच्यते हमारे यहाँ कहा जाता है। गृहिणी ही गृह है, गृह जो आपको पकड़ लेता है, जो आपको ग्रहण कर लेता है, वो गृह है। शब्दों में आप देखिए, रसोई जहां रस है, तो हम फैमिली फैमिली ना चिल्लाएं, कुटुंब कहें, परिवार कहें, हमारे कुटुंब में ये होता है, हमारी कौटुंबिक विशेषता ये है, शब्दों के प्रति जागरूक हो जाए तो विचार हमारे सोचेंगे कि इसके दिमाग में जाने से पहले मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक तो ये बात कि माने भाषा ही, और जो हमारा कुटुंब है वो क्या है, वो हमारे प्राण की पाठशाला है, हमारे प्राण को पोषित करती है। अन्न से भी, अन्नम ब्रह्मेति यजानात, अन्न से प्राण को पोषित करती है। संस्कारों से, जैसा कि मंच पे सबने कहा, मैं पृष्ठपेषण नहीं करूंगी, संस्कारों से पोषित करती है, अमरता प्रदान करते हैं। ये पाठशाला किताबों की नहीं है, आचरण की पाठशाला है। आप दादी के आचरण से सीखते हैं, बुआ के आचरण से सीखते हैं, मौसी नानी के आचरण से सीखते हैं। तो ये अनकही बातों को आपको संकेतों में सिखा देती है। लोरियों में, आपकी धमनियों में, आपके जो रक्त बह रहा है उसमें संस्कार बहने लगता है। इसकी भी चर्चा इस पर हुई, मैं स्वागत करती हूँ। आपने सुना होगा, आप ही दुर्गा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती हैं। ये कोई शोभा महिमा मंडन करने की बात नहीं है, ये आपको अपने दायित्व की याद दिलाने की बात है। क्योंकि परिवार की जो आर्थिक समृद्धि है उसकी सचेत रक्षक आप हैं, तो आप लक्ष्मी हैं। परिवार के संस्कारों की धुरी आप हैं, तो आप सरस्वती हैं। कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितनी नैतिक उस पर समृद्धि होगी, ये आपका दायित्व है। जैसे आपने कहा कि बच्चों को रोकें टोकें, क्या उनको कौन से बाहर के विचारों के आक्रमण से, जो अभी लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही, हमें रोकना है, तो आप दुर्गा हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे गृहिणी होने का दायित्व है, जो हमें प्रतीकों से हमारे यहाँ बताया जाता है। आप हैं तो कुटुंब है, आप हैं तो रिश्ते हैं। क्यों, अगर हम उससे डर जाएंगे तो हम मानवता की पाठशाला कुटुंब को कैसे बना पाएंगे। मानवता की बात कर रही हूँ। चींटी के लिए भी करुणा दादी माँ सिखाती है। हम छोटे थे, यमुना में आटे की गोलियां कछुओं को डालने जाते थे, तो चिड़ियों को डालते हैं। पक्षी, बहुत भूत यज्ञ की बात सीमा जी ने कही। कई 5 प्रकार के यज्ञ गृहिणी रोज करती है, वो मैं कभी विस्तार से बताऊंगी। आपकी दैनिक दिनचर्या में 5 यज्ञ होते हैं, इसलिए कहा जाता है गृहिणी को कभी कोई पाप नहीं लगता। तो आप अपनी महिमा को जाने। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हम ये कहना बंद कर दें कि अब परिवारों में विघटन हो रहा है, ना कहें। अब हम अपनी लड़की के प्रति जिम्मेदार हैं, बेटी के प्रति। मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दूंगी कि वो अपने बड़ों की, सास ससुर की, जो भी उसके परिवार में बड़े हैं, जहां जिस परिवार में वो जाएगी, वो उनका आदर करेगी। तो ये एक संस्कार ऐसा सकारात्मक वातावरण समाज में फैलाएगी। लोग तो अनुकरण जीवी हैं, तो क्या मेरी बेटी के अच्छे संस्कारों का लोग अनुकरण नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या मेरे बेटे में जो अच्छी आदतें हैं, पूजा करके खाने की, या जो भी उसके जो आचार विचार हैं, क्या समाज उसका अनुकरण नहीं करेगा? आप विदेशों में जाकर देखिए, हमारी सनातनी संतति कितने संस्कारों में रहती है। बहुत, सबके बच्चे विदेशों में, सब मेरी बात को हाँ में जवाब देंगे। कैसे वो परिवार त्योहार मनाते हैं, हम देखते हैं। तो हम अपने प्रति जिम्मेदार रहें, अपने बेटे और बेटी के प्रति। समाज में नकारात्मकता ना फैलाएं। और किसी ने ये भी कहा कि भाई सभी के जो घर में घर जमाई रख लिया जाए, यानी तो माता पिता को उनके यहाँ रहने की अनुमति मिले तो वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। मैं नकारात्मक चीजों से बड़ी घबराती हूँ, और मैं समाज में कहती हूँ उसे फैलाइए मत नकारात्मकता को, कि बहुएं आदर नहीं कर रही। अरे भाई, अभी आपने कहा आनंदी परिवार में कि अधिकार नहीं, कर्तव्य। क्या हमने अपने कर्तव्य निभा दिए बहुओं के प्रति? तो क्या हमने उन्हें शिक्षा दी? हम तो गुडी गुडी सासू माँ है। हम तो कहेंगे अरे तू तो शॉर्ट पहन, मैं तो बड़ी मॉडर्न हूँ, तू तो शॉर्ट पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोड़िए, निर्भीक रहिए। हमें, वो हमारी बहू नहीं है, वो हमारी पीढ़ी की धुरी है, हमारे बच्चों को सिखाएगी। तो हमें बताना है कि बेटा तुम क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करना शोभा देता है।
बहुत प्यार से। प्यार इतना होना चाहिए कि वो हमारी बात को समझ ले, निर्भीक रह के हमें उसे बताना होगा। ये नहीं कि अरे मैं तो कैसे हो, मैं कोई दकियानूसी सास हूँ कि मैं बहू को ये बताऊंगी, क्योंकि बहनें हैं तो मैं अपने मन की बात कह रही हूँ। और निर्भीकता से हमें संस्कार, हम बच्चों को निर्भीकता नहीं सिखा रहे। आजकल तो सब होटल में खाते हैं, आजकल तो सब ऑर्डर करते हैं, आजकल तो सब मैगी पिज्जा और दादी माँ क्या ऑर्डर कर लें। शाम की भाषा है घरों की, आज क्या ऑर्डर करें, आज मेट नहीं आई, आज क्या ऑर्डर करें, ये बदलनी हम हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे घर में ये हो रहा है तो उसकी दोषी मैं अपने आप को मानती हूँ, मैं किसी को नहीं। आप अपने घर में करके देखिए, एक एक दीपक से पूरी दीपमालिका बनती है। तो सकारात्मक रहें, निर्भीक रहें बच्चों को। पहली सासू माँ, मेरी सासू माँ तो मुझे हर बात पे टोकती थी, हर बात पे। और आज की आप सोच लीजिए, अपने गरेबा में झांक झांक के देख लीजिए, आप सब अपनी मम्मी जी सब टोकना बंद कर दिया। टोकना मतलब शिक्षा देना, आचरण की शिक्षा देना हमने बंद कर दिया। वो हमें सजगता से रोकता है, हमें सजग रहना है। क्योंकि परिवार ऐसा नहीं है, परिवार से ही एक चीज जाती है। आपके घर में त्योहार बंद हुए, 10 परिवारों में त्योहार बंद हो जाएंगे। सजग रहे हम लोग, निर्भीक रहे और त्याग करें। कोई किसी बच्चे को मोबाइल छोड़ने की कहने की आदत नहीं, जरूरत नहीं है। अगर हम 4 बजे उठेंगे तो बच्चे भी 4 बजे उठेंगे। हम मोबाइल छोड़ देंगे, पहले कुछ आदर्श हमारे होंगे तो छोड़ देंगे। ये केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रही, ये व्यावहारिक सत्य है जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और करियर और लाइफ के संतुलन की बात आपने कही, निश्चित रूप से आधुनिकता ने हमें बहुत सारी विसंगतियां दी हैं, क्योंकि हमने भौतिकताओं को स्वीकार किया है। लेकिन भौतिकता को सजगता के साथ स्वीकार करना, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। सभी ने कहा, मैं फिर कह रही हूँ, गृहस्थाश्रम जो होता है वो तीनों आश्रमों की आधारशिला होता है। 3 चीजें विशेष सिखाई जाती हैं गृहस्थाश्रम में, कुटुंब में। क्या 3 चीजें? सहिष्णुता, संयम और सेवा। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो वो कुटुंब कैसे होगा? सहिष्णुता, किसी ने ऊंच नीच कह दिया, किसी ने हमारे, मान लीजिए सांकेतिक भाषा में ही हमारा कुछ मन दुखा दिया, दिल दुखा दिया, सहन करना पड़ेगा। परिवार के सौख्य के लिए, परिवार के सामंजस्य के लिए संयम तो करना ही पड़ेगा हर समय। वाक संयम भी करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम भी करना पड़ेगा, खान पान का संयम भी करना पड़ेगा, आर्थिक संयम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं। और मैं एक विशेष बात आपको बताऊं, सेवा तो है ही, बिना सेवा के कुटुंब नहीं चलते। आपको अनवरत सेवा करनी होती है। मैंने स्त्रियों को ये भी कहते सुना है, कोई होटल है हर समय हम खाना बनाते रहे? ऐसा नहीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि कोई आपके यहाँ खाने के लिए उपस्थित है। आप उस घर की कल्पना कीजिए जहाँ बनाने वाले बहुत है, खिलाने वाला कोई नहीं है। ये सजगता है। दूसरी बात, मैं एक और बात कहती हूँ, केवल श्रम होता है जो शरीर से करते हैं, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आपको। और एक होता है परिश्रम, जब आप दिमाग और शरीर दोनों से करते हैं, देह से। हम पारिश्रमिक लेते हैं जब हम परीक्षा में कोई कार्य करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो हमारा रेम्युनरेशन होता है, पारिश्रमिक होता है। और एक होता है आश्रम। आप गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम की बात कर रहे हैं। आश्रम वो होता है जहां आत्मा, देह और मैंने क्या बताया मैंने आपको, मस्तिष्क, तीनों काम करते, वो आश्रम होता है। तो छोटे छोटे शब्द नहीं है। मैंने कहा, हम शब्दों के प्रति जिस दिन सजग हो जाएंगे, सारे द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। हमारी भाषा कामधेनु है। मैंने अभी एक चैती समाचार में एक आलेख लिखा, भाषा कामधेनु है, इसे निष्ठा से धोएं। एक एक शब्द एक एक शास्त्र है। तो वो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। यहाँ हमें आत्मा को सजग रखना है, अपने मन को, प्राण को, अपने मस्तिष्क को और देह को संयम। और इन तीनों से ही मैंने जो आपको बताया, सहिष्णुता, सेवा और संयम, इन तीनों चीजों से होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम की धुरी आप हैं, माने राष्ट्र की धुरी आप हैं। राष्ट्र की धुरी तो जाने दीजिए, आपके बच्चे पूरे माने कहने चाहिए ब्रह्मांड में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। तो विश्व की धुरी आज आप हैं। ऋषि प्रज्ञा आपके पास है,
उपनिषद की प्रज्ञा आपके पास है, वेदों के मंत्र आपको कंठस्थ हैं, सभी बहनों को। रामचरितमानस की चौपाइयां आपको कंठस्थ हैं, भागवत के सूत्र आपको याद है, गीता के सूत्र आपको याद है। आपको अपने वैभव का पता नहीं है। मेरी तिजोरी में भले ही 4 चीजें ना हो, मेरे मैंने जो कोष है मेरे पास उसमें 4 चीजें ना हो, क्योंकि मुझे कोई तिजारत नहीं करनी, व्यापार नहीं करना, लेकिन संस्कारों में मेरे अगर कमी है तो ये मेरी विपन्नता है। हम इस विपन्नता को समझें। संपन्न तो हम बहुत हो गए, घर को हमने संग्रहालय बना लिया, जो चाहा वो खरीद लिया, क्योंकि हमारे पास खरीदने की शक्ति है, और भौतिकता को बढ़ावा देने की हमारी एक होड़ सी लग गई है। बहुत शादियों की बातें भी हुई, उसमें भी मैं एक बात कहूंगी, एक बात, क्योंकि बहनें यहाँ बहुत सजग हैं। पहले जमाने में सब लोग दहेज को बुरा कहते हैं, मैं कहती हूँ दहेज फिर भी अच्छा था। मान लीजिए आपने 10 लाख या 10,000 जो भी दिए, मान लीजिए बरपक्ष को गया, बरपक्ष किसका घर हो गया? आपकी कन्या का। तो कन्या का घर पुष्ट हुआ उस अर्थ से, अर्थ की शक्ति से। एक बात बता रही हूँ, सकारात्मकता उसकी। लेकिन आज आप जो 60,000 का पैकेज देते हैं ब्यूटी पार्लर को, वो कहाँ गया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो स्क्रीन वाले को आप 60,000 दे रही हैं, वो कहाँ गया? जो आपने पंडाल सजाने वाले को 10 लाख दिया, वो कहाँ गया? दोनों परिवारों में से कोई पुष्ट नहीं हुआ, और जो आए वो आपकी तारीफ करके चले गए। मैं आलोचना नहीं कर रही, अगर ये नहीं होगा तो कल्पना जी बैठी हैं, अर्थशास्त्र की विद्वान है, तो वो कहेंगी आपने तो बाजार को ही डुबा देना है। लेकिन मैं कह रही हूँ उसका सकारात्मक पहलू देखिए। दहेज तब भी आपकी बेटी के काम आएगा, वो स्त्री धन था। हमने 10 तोले सोना दे दिया, विपत्ति में पुत्री के काम आएगा। लेकिन आज हमने 10 तोले सोने के बराबर का उसके वस्त्रों पर खर्च कर दिया या उस पर खर्च कर दिया। संयम। मैं ये नहीं कहती कि आप माने वो नहीं कीजिए, आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए, हम उत्सव धर्मी हैं, उत्सव प्रिय हैं। तो ये सकारात्मक पक्ष है, मौलिकता। हम अपने परिवेश को अपने हिसाब से सोचें। परिवार आज भी कामधेनु है। आप देखिए, पहले एक व्यक्ति कमाता था, 4 निठल्ले होते थे, वो भी आराम से खा लेते थे, स्वाभिमान से खा लेते थे। और ये कुटुंब की शक्ति है। किसी को पता नहीं लगने देते थे कि इसके पास कुछ इसका आय है या नहीं है, आय का साधन है या नहीं। छतरी की तरह होता था परिवार, वटवृक्ष कह लीजिए, या माने एक संरक्षण की तरह होता था। आज भी वही है, आज भी वही है। हम सब सहयोग की कामना करते हैं, आप ढूंढते हैं, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है तो आप ढूंढते हैं, मैं वृद्धाश्रम में खाना खिलाया हूँ, मैं कन्या के आश्रम में खाना खिला के आ जाऊं, मैं अंधाश्रम में खाना खिला के आ जाऊं, क्योंकि दान की प्रवृत्ति तो आप में है, गुण तो आप में भरे हुए हैं। लेकिन क्योंकि परिवार में आज सेवा करने के लिए लोग नहीं है, वो आधुनिकता के कारण, हमारे आपके कारण नहीं। मान लीजिए मेरा बेटा है, वो अपने अर्थतंत्र के लिए बाहर जाएगा, नौकरी करेगा, तो मेरे पास रहेगा, वहां भी रहेगा, कैसे रहेगा? लेकिन मैं अपने प्राण तो उसे दे सकती हूँ। संस्कार मेरा जो माने सॉफ्टवेयर है वो तो दे सकती हूँ, हार्डवेयर नहीं दे सकती। हार्डवेयर तो मैंने बना दिया जैसे बनाना था, तो जो संस्कार, विचार, सॉफ्टवेयर है वो उसके पास प्रेषित कर सकती हूँ। तो निर्भीक रहें, निश्चिंत रहें। ज्यादा से ज्यादा होगा, बहू तो जवाब दे जाएगी, लेकिन मैं अपने मन की बात तो कह दूंगी कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। सभी के लिए कह रही हूँ मैं, बेटियों से भी कहें, अपनी बेटी को संभालो। सब अपनी अपनी बेटियों को संभाल लें तो किसी की बहू मजाल है जो खराब हो जाए? मुझे बताइए एक बात। तो सब अपने अपने बेटों को संभाल लें, तो फिर ये जो अत्याचारी, आतताई वगैरह वगैरह, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करती, वो कहाँ से आएंगे? हमारे आपके बेटों में से पैदा हो गए। तो ये आज कुटुंब प्रबोधन की आज इतनी आवश्यकता थी, उतनी कभी नहीं है, क्योंकि एक साधु भी अगर उसे भौतिकता में भर दिया जाए तो हो सकता है उसका संयम भी खो जाए। हमारे चारों ओर भौतिकता के प्रलोभन हैं। अगर हम संयम करें, हम प्रबोधन में रहें, हम जगे हुए से रहें, हम समाज को कुछ देने की स्थिति में रहें, तब तो हमारी बात है। हमारे पास तो सारे साधन है, नेटफ्लिक्स है, चाहे जितनी पिक्चरें देखें, सारे, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है क्या साधन आपके पास नहीं है। जो राजा महाराजा आनंद लेते थे पहले जमाने में कि भाई ऋतु के अनुसार वो उसमें चले जाते थे अपने महल में, ग्रीष्म का महल, शीत का महल। अब आप ही राजा हैं, आप ही साम्राज्ञी हैं, आपके एयर कंडीशनर लगा हुआ है, आपके पास घर में
बहुत बड़ा होम टीवी है, होम थिएटर है, क्या क्या नहीं है आपके पास, सारे साधन संसाधन हैं। इनमें हम अगर कर्तव्य बोध से जागृत हैं, जैसे हमारे नेतृत्व है, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, तब तो कोई बात है। इतने संसाधनों में भी ना तो उनका तप छूटता, ना योग छूटता, ना उनका वैचारिक आदान प्रदान छूटता, ना मौलिकता छूटती। गुण ग्राहकता उनमें है हर एक व्यक्ति की। तो गुण ग्राहकता भी हमारे कुटुंब में बहुत बड़ी चीज थी। हम दूसरों की बुराइयां नहीं करते थे, वो ये सीखते थे। वो मेरी ताई जो है ना भरतपुर वाली, बहुत सुंदर कशीदाकारी करती है, कशीदाकारियां चली गई। आज हम हैंडमेड बाजार से लेके आते हैं, वो एथनिक है। बड़ी बड़ी आधुनिकाएं हैं, सब मेरी बात समझ रही हैं। वो एथनिक वैल्यू की चीज है, वो बाजार में हमने कशीदाकारी करी हुई खरीदी है। पहले किसी के, अगर आप किसी की बैठक में जाते थे, ड्राइंग रूम नहीं होते थे हमारे यहाँ, तो बैठक में जाते थे तो उसके हाथ के कड़े हुए जो कुशन कवर और वो देखते थे आप, तो आपको लगता था कि कशीदाकारी उसके जो उसका आनंद है कला का। लेकिन आज वो जो बाजार में बिक रहा है, जो आपने देखा था उस मॉल में, वही दूसरे के भी ड्राइंग रूम में आपको सजा मिलेगा। मौलिकता खो गई हमारी। ये कुटुंब के जो खुशबुएं थी, रसोई की खुशबू, कशीदाकारी की, आपके कला, संगीत, साहित्य, संगीत और कला, तीनों की खुशबू। भजन गाने में माँ पूरा अपना संगीत का ज्ञान हवाओं में बिखेर देती थी। रसोई में जब बनाने बैठती थी, पाक शास्त्र में पूरा ज्ञान उनका वहां पे उसमें खुशबुओं में आता था। ऐसी माँ, दादी, चाची, ताई, नानी की हम संतति हैं। तो हम कुटुंब प्रबोधन क्यों ना करें, मुझे बताइए। उन्हें तो 6 बच्चों को प्रबोधन करना था, हमें तो 2 ही बच्चों का करना है। न्यूक्लियर फैमिली की आवश्यकता नहीं है हम अगर आज के जमाने में, क्योंकि सहिष्णुता कम हो गई। पहले परिवार की परिभाषा, अब जो अंग्रेजी की किताबें अगर आप दूसरी में पढ़ेंगे, फैमिली मेरा नाम आ में 4 ही लोग दिखाए जाते हैं। अगर आप फैमिली कहेंगे तो 4 ही लोग होंगे, मदर, फादर, 2 बच्चे, बस ये उनका परिवार है। और हमारे जमाने में कोई पूछता था कितने भाई हैं, तो वो चाचा, ताऊ और सब पूरे कजिन्स को गिन के हम लोग बता देते। मैं बहुत समय ले रही हूँ आपका, लेकिन केवल ये कहना है कि प्रबोधन जगे हुए व्यक्तित्व कर सकते हैं। हम अपने आप से रोज 10 प्रश्न मैं करती हूँ, मेरी एक शैली है। मुझे ये लगता है कि क्या मैं पहले के जैसे सजग हूँ, क्या मैं पहले के जैसा स्वाध्याय करती हूँ, क्या मैं अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पा रही हूँ, क्या मैं सहिष्णुता, सेवा, मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, क्या मैं समाज के लिए कुछ देने की स्थिति में हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं? ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए। यही प्रबोधन है। हम जगे हुए होंगे तो हम कुटुंब का प्रबोधन करेंगे, क्योंकि हम भी तो कुटुंब का एक हिस्सा हैं। भाषा के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, और अपने संस्कारों के, वो भोजन से लेकर वस्त्र और सब, घर के जगने से लेकर सोने, गाने, एक कृत्य का बहुत जवाबदारी से अगर हम करते हैं तो हमारा कुटुंब जगा हुआ है। जगे हुए कुटुंब ही राष्ट्र बनाते हैं। सन्यासियों की माँ शंकराचार्य हो या चैतन्य हो या विवेकानंद हो, उनकी माओ ने उनको ऐसा बनाया, जगे हुए सन्यासी। ठीक है, तो मैं बहुत बात मैंने आपसे कही, बहुत सुंदर सुंदर मैं तो अपना ऐसे ही बोलती हूँ बिना सोचे, लेकिन आप लोगों ने सुविचारित, सुनियोजित शैली में अपनी बात कही, और वो मणिमुक्ताएं थी जो शोभा बढ़ा गई। वो अगरबत्तियां की तरह सुगंधित धूप बत्तियां थी। आपके विचार, आपके शब्द, सबका मैं स्वागत करती हूँ, इस मंच का प्रणाम करती हूँ। संचालन कर रही प्रिय अंजना को बहुत बहुत बधाई, और जनक कुमारी जी को और मुख्य वक्ता अतिथि महोदया को सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमेशा की तरह आपने बहुत रोचक, बहुत बहुमूल्य जानकारियां दी, जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। शब्द के चयन पर समय तो बहुत हो गया है, पर मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहती हूँ। मेरा 6 साल का बेटा है, तो पहले वो खाना बोलता था कि मुझे खाना दे दो मम्मी,
तो ऐसे ही मैंने कहीं सुना था कि शब्दों का चयन हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो तब से मैंने उसको सिखाया, बेटा भोजन बोलोगे तो मिलेगा, खाना बोलोगे तो मैं सुनूंगी नहीं। तो जैसे कभी कभी आता था, मम्मी खाना दे दो, तो मैं सुनती ही नहीं थी। फिर बोलता था क्या बोलना है, भोजन, अच्छा मम्मी भोजन दे दो, तो मैं दे देती थी। तो ऐसे रूटीन में आते आते उसके रूटीन में आ गया है, मम्मी भोजन दे दो। चलिए, समय काफी हो रहा है, बातें तो बहुत है मन में, वो मैं आपसे पर्सनली करूंगी। तो आभार के लिए हम सबकी प्यारी ओजस्वी विचार मंच की अध्यक्ष, हमारी बगिया की शान डॉक्टर कल्पना शर्मा दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सभी को जोड़े रखने का पूरा दायित्व उनका ही है। और आज मैं भी उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मंच से जोड़ा है, जहां पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। धन्यवाद दीदी। सभी बहनों को पुनः प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। इतनी अच्छी परिचर्चा रही, थोड़ा समय ज्यादा हो गया लेकिन इतना आनंद आ रहा था कि सच में घड़ी देखने का मन नहीं हुआ, लगता रहा कि सब बोलते जाएं और अपन सुनते जाएं। शायद समय कम पड़ गया। कहते ना कि सबने जितना भी बोला है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी कि बहुत कण कण को और एक जीव जीव की चिंता करने वाली भारत की ऐसी सनातन संस्कृति में आज क्यों हम ये विषय रख रहे हैं कि कुटुंब प्रबोधन करें, क्यों ये कह रहे हैं कि परिवार का प्रबोधन हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ह्रास हुआ है, कुछ कम हुआ है, तभी तो हम पुनः उसको जागरण करने का सोच रहे हैं, पुनः जो खो गया है उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ढूंढने की बात तभी आती है जब कुछ खो जाता है। हमारे यहाँ तो जितने भी हमारे, आप चाहे माननीय तुलसीदास जी देखो, रहीम देखो, कबीर देखो, परिवार के लिए रहीम जी, कितनी सुंदर पंक्ति है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहमन पुन पुन पोइए टूटे मुक्ताहार। मतलब परिवार का अगर एक व्यक्ति कुछ रूठ भी गया है तो वहां स्वाभिमान और अभिमान सब एक साइड रख दे और बस उसको मना लो, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हम इस संकल्पना से चलते हैं तो वो परिवार कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, हमारा समर्पण बढ़ जाता है। और जब समर्पण बढ़ता है तो निश्चित वो सकारात्मक प्रभाव देता है। बहुत अच्छी परिचर्चा रही, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहला धन्यवाद आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना मिश्र, भोपाल से जुड़ी। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आज उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, मेरी बात हुई थी, फिर भी आप जुड़ी, तो आपका हृदय से ये पूरा परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आज सौभाग्य से राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत सहकार्यवाहिका, ये पूरा मध्य प्रदेश है, 3 प्रांतों में विभाजित है। तो उसमें जो मध्य भारत प्रांत है उसके अंतर्गत ग्वालियर विभाग आता है और उसकी सहकार्यवाहिका हमारी माननीय भारती कुशवाहा दीदी आज जुड़ी और कुटुंब प्रबोधन का कार्य पूरे प्रांत में दीदी देख रही हैं। इसलिए आज ये विशेष विषय पर उनको आमंत्रित करके हमने अपने साथ आज उनके सानिध्य हमको मिला। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता परम आदरणीय राजरानी दीदी, आपको प्रणाम करती हूँ। आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही है हमेशा की तरह अंजना मिश्रा जी। एक स्कूल में आप शिक्षिका है लेकिन बहुमुखी प्रतिभा है, एक प्रतिभा जो मुझे पता चली तो मैं भी स्तब्ध हूँ कि आप नेशनल हॉकी प्लेयर है। अंजना नेशनल हॉकी प्लेयर है दीदी, सब इनके लिए ताली बजा सकते हैं। इतना मतलब ऐसी और कितने ही इनके बहुत सारी चीजें अभी बहुत परिचय नहीं दे सकूंगी, पर बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अंजना से कुछ सीखा है कि हर चीज को इतनी सहजता से लेती है। मैं कुछ भी अगर कहती हूँ ना तो हाँ दीदी हो जाएगा, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कोई तो है जो साथ में हमेशा ऐसे खड़े, ऐसी बहनों का साथ मिलेगा तो हम मंच को बहुत आगे ले जा पाएंगे। बहुत अच्छी योग्यता, इंदौर से है, अभी वो ग्वालियर वासी थी पर अभी कुछ 1 आध साल से 6 महीने से शायद इंदौर चली गई। योग्यता बहुत सुंदर, प्रस्तावना हमेशा की तरह, गीत जिज्ञासा का एक मधुर वाणी में, बहुत अच्छी पेंटर लेकिन बहुत अच्छा गीत गाती है। परिचर्चा में अनीता सेठी जी, अलका प्रधान जी, सीमा दुबे जी, जनक कुमारी जी, आप शेडोल से जुड़ी, सरोज मिश्रा दीदी,
और आरती बजे जी इस समय नागपुर से जुड़ी हैं, मनीषा जी टीकमगढ़ से जुड़ी हैं। तो बहुत सारी बहनों ने जो चर्चा की और अलग-अलग कोशिश की हमने विषय के साथ उपविषय देने की, जिससे कहीं कोई चीज़ें क्लैश ना हो और सारे हर एस्पेक्ट से हम उसको देख पाएँ, हर दृष्टिकोण से हम सोच पाएँ कि क्या-क्या वजह हो सकती है, कैसे-कैसे क्यों चीज़ों से कुटुंब जो है बिगड़ रहा है, किस वजह से असंतुलन आ रहा है और कहाँ-कहाँ से उसको हम ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऋतु भार्गव हमारी अपनी बहन, बहुत अच्छा परिचय। ऋतु जी धन्यवाद। मुख्य और इसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन सभी श्रोता बहनों का जो हमेशा जुड़ी रहती हैं, मंच को सार्थक करती हैं। ओजस्विनी की पूरी टीम बधाई की पात्र है दीदी। आदरणीय हमारी पूरी टीम मंदाकिनी शर्मा है, नीलम शुक्ला है, डॉक्टर ऋतु नामधारी हैं, मीना जी पूरे टाइम इस समय गूगल मीट जो पूरा 15 मिनट पहले खोलती हैं, अभी भी खोले हैं। उनके घर में बहुत काम चल रहा है, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ वो लिंक बनाकर और 15 मिनट पहले खोल के बैठ जाती हैं। तो ये जो समर्पण भाव है ना दीदी, क्योंकि ये ओजस्विनी भी एक परिवार है। हम परिवार के प्रबोधन की बात कर रहे हैं, तो इस परिवार का भी प्रबोधन हो। इस परिवार में जो मोती हैं, वो सच में इसकी माला को बहुत शोभायमान करें। उन सारे मोती को, उन सारी बहनों को हृदय से आभार। बस एक निवेदन है, भारती दीदी ने जो कहा, क्या हम ऐसे कुछ कार्यक्रम ले सकते हैं कि छोटी-छोटी जगहों में जाकर अपने-अपने शहरों में जहाँ-जहाँ से आप जुड़े हैं, राष्ट्र सेविका समिति का कार्य पूरे नॉट मतलब ना केवल भारत में, विदेशों में भी चलता है। तो कैसा वैश्विक संगठन है, केवल महिलाओं का संगठन है। कुटुंब प्रबोधन के द्वारा हम छोटी बहनों को जोड़ सकते हैं, परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। तो फिर वो एक बहनों का कार्यक्रम ना होकर पूरे परिवार का कार्यक्रम होगा। नगर-नगर ऐसा काम करें। अब जहाँ रहते हैं वहाँ समिति के कार्य में जुड़ें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। यहाँ भी हम कुटुंब प्रबोधन के छोटे-छोटे नगरों में प्रयास करेंगे, ग्वालियर में। आप सब ग्वालियर में जो रहने वाली बहनें हैं, वो सब हम सब सहयोग करेंगी। आप वक्ता के रूप में वहाँ उपलब्ध होंगी। इसी विचार के साथ पुनः धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अच्छे विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद। प्रणाम। क्योंकि मैं साहित्य गद्य विधा में मैं की संयोजक हूँ, तो थोड़ा-सा मैं अपना प्रचार भी कर दूँ आपके पटल के माध्यम से कि हमारी बहनें इतनी प्रबुद्ध बहनें जो हैं, तो इनमें इतने विचारों की आकुलता, व्याकुलता भरी हुई है, इनको प्रकट करने की ज़रूरत है। तो गद्य के माध्यम से अगर गद्य के प्रवाह के माध्यम से अन्य विधाओं के माध्यम से भी अगर विचार मंथन अपना प्रकट करती रहें और जुड़ना चाहें तो मुझसे जुड़ सकती हैं। और आपको जुड़ने के लिए मेरे फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो कल्पना शर्मा जी आपको हमारा नंबर हाँ दे दीदी, सकते हैं हाँ क्योंकि दीदी, आप मैं सब दे जुड़े दूँगी। हैं। हाँ। और अवश्य ही जुड़ने का प्रयास कीजिए, वो भी एक साहित्यिक संगठन ही है और हम साहित्यकार ही विचार मंथन भी करते हैं और सभी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो उसको भी वहाँ से भी हम आदान-प्रदान करेंगे एक-दूसरे को और वो भी समृद्ध होगा। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत रहेगा जो भी जुड़ना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आपने समय दिया। आपका ऑनलाइन होता है क्या? जी, ऑनलाइन होता है क्योंकि सभी जैसे इसमें हम अलग-अलग जगह से जुड़े हैं, ऐसे ही ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप में लिखते हैं हर सप्ताह और महीने में 1 दिन 2 लोगों का वाचन होता है विधाओं का, 2 समीक्षा करते हैं और 2 माने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का उद्बोधन होता है, तो उसमें ऐसे लोगों को ही बुलाया जाता है जैसे आज आपने उद्बोधन दिया और कुशवाहा जी ने दिया। तो इस तरह का उद्बोधन होता है कि उस विषय से संबंधित उस विषय के संदर्भ में तो हम सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के आधार पर एक-दूसरे को माने और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दीदी, परिमार्जन मैं होता है। दीदी क्षमा चाहूँगी, कार्यक्रम के औपचारिक समापन के लिए ऋतु नामधारी जी। जी कल्याण मंत्र बोलकर कार्यक्रम को समापन करेंगी। जी, जी, ऋतु जी जी, जी। कल्याण मंत्र के साथ समापन करें। ऋतु जी। ऋतु जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ हेलो, हाँ भाभी आ रही आवाज आ रही रही है? आ रही आ रही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं हटा ले जाऊं 2 मिनट बार बार करूं। नमस्ते सभी नमस्ते को। सभी को। ये दीदी आप मैं पूछना चाहूंगी नौरीन सिद्दीकी लिखकर आ रहा है। दीदी आप कहाँ से जुड़े हैं? हाँ दीदी आवाज नहीं आ रही आप है। पूरे टाइम माइक बंद है। आज दीदी, हमारा म्यूट है इतना दीदी। उत्साहवर्धन किया है आपने। कहाँ से जुड़े? हाँ पूरे टाइम उनका वीडियो खुला रहा और बड़े ध्यान से उन्होंने बहुत सुना। मैं वही पूछना चाह रही हूँ आप कहाँ से दीदी जुड़े? आपका माइक माइक नहीं है दीदी दीदी, आपका माइक माइक बंद है, तसरीन जी खोल आप दीजिए। अपना माइक खोलिए म्यूट पहले। है म्यूट है। माइक आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते भाभी, निरुपमा भाभी, नमस्ते। तो आपने कहा था कि बोलने का पर समय इतना हो गया, क्षमा चाहते हैं। और आप अपना वो खोलिए, अनम्यूट कीजिए। नसरीन सिद्दीकी जी आप अनम्यूट हो जाइए पहले, आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। वो शायद अब अभी तक नहीं, फिर चाहे चली गई, पता नहीं। फोन को क्लिक कीजिए, उसमें आपको माइक दिखेगा रेड में, उसको क्लिक कीजिए, म्यूट हो जाएगा। मीना जी आप कर दीजिए। वो उनका और अब क्यों वीडियो चला गया? वो बंद कर दिया। पूरे टाइम रहा है उनका। अनम्यूट करने के चक्कर में वीडियो ऑफ कर दिया यार। चरण कुमार ठीक है, उन्हें अपन उनका नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए, सभी का धन्यवाद। अंजना बहुत अच्छा संचालन किया। क्यों दीदी, थैंक यू। बहुत अभी अच्छा आवाज आ प्रोग्राम हुआ, सफल कार्यक्रम की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत आज के सफल कार्यक्रम की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कमल हाँ भाभी, सभी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा सबका सुन के। अच्छा, और इस बार मैं हम तो आप नेक्स्ट टाइम आप बोलिएगा। इस बार हमारा आपसे वो नहीं हो पाया, हमने आपको भेजा तो नहीं हमने सुन के हमने बहुत सी चीजें जो सुनी हैं वो हमें भी ज्ञान मिला है और कई चीजें हमने भी समझी हैं। मैं तो बस एक ये चाहती हूँ कि एक लाइन में लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। जिंदगी में जो प्यार है ना, यही सबसे बड़ी चीज है। अगर प्यार सबका मिलता रहे तो चीजें आगे अपने आप बढ़ती जाएंगी। सही है, ये प्रेमी तो है, स्नेही तो सब लोगों को यहाँ पे हम सबका आपसे स्नेही तो जोड़े हुए हैं इस ओजस्वी विचार मंच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्नेह ही ऐसा है कि जो हम लोगों को जोड़े हुए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सादर वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत हमें अच्छा लगा जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। सबका आभार, पुनः धन्यवाद। शिवांगी, थैंक यू। सिद्दीकी तुम दीदी भी से पूरे बात नहीं टाइम हो पा रही। जुड़ी। सिद्दीकी दीदी से बात नहीं हो पा रही है। मेरा भी लग रहा था कि शायद मतलब वो पूरे टाइम जुड़ी रही हो, बड़ी हंसती मुस्कुराती रही हो। जुड़ी है लेकिन उनका माइक ऑफ है, माइक नहीं खुल पा रहा है। दीदी वीडियो को नहीं खुल रहा है, माइक ऑफ ऑन, माइक को दबाइए बगल में जो वीडियो के बगल में है ना वो वाली। क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद वो मोहम्मरन होंगी, पर मुझे लग रहा है कि वो इतने अच्छे ढंग से जुड़ी नहीं। पर सिद्दीकी वो अभी भी जुड़ी है मीना, वो अभी भी जुड़ी है। अच्छा, वो अभी भी जुड़ी है, आवाज जी से जुड़ी हुई हो, जुड़ी हुई सभी को वो कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जुड़ के कहीं सभी चली गई है। बहुत धन्यवाद है। सभी को बहुत आभार है, धन्यवाद है। मैं नसरीन
उर्फ मीरा सिद्दीकी अच्छा ADM retired ADM senior ADM I am architect I am from Sarni district